ओके, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। दोस्तों, मैंने कहा था कि आज एक कंप्लीट वीडियो आएगा और इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बता देंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देंगे हम, जो किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या-क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे मतलब कि स्टार्ट टू एंड सारा चीज़ हम डिटेल दे दिए हैं। एक वीडियो काफ़ी है आपको सारा नॉलेज लेने के लिए, ठीक है? ये सिलेबस कंप्लीट आपको सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए दिया जा रहा है, ये नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें हम सिलेबस बता रहे हैं। सिलेबस के लिए अलग से क्लास हमारा चलेगा। जो आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है? क्योंकि अब कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए हम बेहतर करने वाले हैं और आप लोगों का बेहतर सपोर्ट होगा, तो और कुछ हम बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को मेरे हिसाब से आप लोग को हम एक सजेशन देना चाहेंगे और रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि इस वीडियो को सिर्फ आखिरी तक देख लीजिएगा, क्योंकि आखिरी तक नहीं देखेंगे तो लास्ट में जो आप हम इन्फॉर्मेशन बताए हैं उसको मिस कर जाइएगा और आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरा हो जाएगा, ठीक है? तो उससे बेहतर है कि आप लोग जो सारी चीज़ें हैं उसको आप कंप्लीट देखें और जानकारी आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो आज की इस वीडियो हम लास्ट तक देखेंगे, उनको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो इसमें बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस होते होंगे, है ना, कि किस तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर बना जाता है या फिर इसके लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है? तो सारी चीज़ें इस वीडियो के लास्ट तक सारा डिटेल पता चल जाएगा। तो इसमें जो काफ़ी मेन जो क्वेश्चन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि मान के चलिए कोई भी लॉजिकल कोई वर्क है और हार्ड कॉपी से रिलेटेड वर्क है और उसको कोई पर्सन अगर उसको सिस्टम पे मतलब टेक्निकल तरीके से टेक्नोलॉजी को मेंटेन करते हुए अगर वो काम करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, तो वही डाटा इंटरप्रेटर होते हैं। तो काम अलग अलग हो सकते हैं, उनका वर्क एरिया, वर्क प्रोफाइल अलग हो सकता है, ठीक है? तो ये डाटा इंटरप्रेटर होते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि डाटा इंटरप्रेटर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होता है और कैसे ये बना जाता है। तो बेसिक डिटेल हम बिल्कुल बता देंगे कि इसमें आपको अलग अलग रिक्रूटमेंट होती है, अलग अलग जो भी, चाहे आप सेंट्रल लेवल से हों या फिर आप किसी भी तरह से, अगर आप गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट से हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल की हम बात करें, तो अलग अलग रिक्रूटमेंट जो होती है वो डिसाइड करते हैं। जो बोर्ड होता है, जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी वो लोग रखते हैं, ठीक है? तो डिपेंड उसके ऊपर करेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन फिर भी आप एक तरह से मान के चलिए कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास में बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि बेसिक चीज़ें कहने का मतलब कि बेसिक क्वालिफिकेशन तो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप मान के चलिए कि मैट्रिक तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है? और इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास में कम से कम होता है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन है तो और बेटर है, ठीक है? लेकिन आपको मेनली जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए एजुकेशनल, वो आपको कॉमन इंटरमीडिएट पे काम चल जाता है। तो आपको मतलब कि ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट जो आपके पास में क्वेश्चंस आता होगा आपके दिमाग में कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है? यही मेन चीज़ है जो सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर आप काम करेंगे और आगे कितने बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे, डिपेंड यहाँ पे करता है, ठीक है? तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मेनली जो भी हम ये चीज़ें बता रहे हैं ये बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है? और जो भी सारी चीज़ें होती है बिहार में बेल्ट्रॉन जो रिक्रूटमेंट करती है जो बच्चों का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जहाँ पे डीईओ हैं या फिर मान के चलिए कि आईटी बॉय हैं, तो ये सारे लोग वहाँ पे प्रोग्रामर्स हो गए। तो सब के हिसाब से अलग अलग चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करता है सिलेबस, ठीक है? तो हम यहाँ पे फोकस सिर्फ कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर। और भी चीज़ें, आईटी बॉय भी इसमें कॉमन आ सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामर और स्टेनो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उनके लिए एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है?
तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सबसे पहले उनको जो भी एग्ज़ाम है पूरे एग्ज़ाम को 2 फेज़ में कंडक्ट किया जाता है। सबसे आप ये फर्स्ट फेज इसको मान के चलिए और इसको आप सेकेंड मान के चलिए, ठीक है। फर्स्ट फेज में आपका CBT होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा और पूछी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ही रहते हैं। क्या है हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड फेज अगर आप लोग 60 मार्क्स आपका होगा पहला। सेकंड जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का आपके पास में जानकारी होना चाहिए, 2 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अब हिंदी की हम सेपरेट बात करें, इसके ऊपर हम सेपरेट बिल्कुल जाना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूजन में होते हैं कि हिंदी में किस तरह का लेआउट पे ये सारा चीज़ कंडक्ट करवाया जाएगा, इंग्लिश में कौन सा क्या होगा, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CBT के बारे में कि CBT में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सिलेबस का एक प्रारूप होता है, वो आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली आप यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल आपको आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे बेसिक फंडामेंटल में अगर हम एक टॉपिक के ऊपर अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेपरेट एपिसोड बाय एपिसोड हम डील करने का काम करेंगे, तो निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें अब डिटेल में आएगी। तो कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल हो गया। यहाँ पे आप लोग चलिए, जैसे कि मान के चलिए कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन कितने होते हैं, या फिर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो है बेसिक, वो सारा चीज़ पूछा जाएगा, है ना, जो मैंने सेकंड में आपको देखिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उसका हिस्ट्री वो पूछा जाएगा और यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड पूछा जाएगा और उसके वर्क के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि जैसे कीबोर्ड माउस हैं, मॉनिटर्स हो गए और भी जितने सारे प्रिंटर्स हो गए, तो जितने हार्डवेयर्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो इंक्लूड होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में आपके काम में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप अगर चाहे सेंट्रल लेवल का आप तैयारी करेंगे या फिर आप स्टेट लेवल का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि लोग ऑपरेट करते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान आपके पास में, नॉलेज, स्किल्स होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि यूजर मैनेजमेंट क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, रीनेम कैसे करते हैं, फोल्डर को एक दूसरे जगह से ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो मैं बेसिक में बता रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें और डिटेल में होती है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, धीरे धीरे क्लासेस भी अब चालू हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है, यहाँ पे TCP/IP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, वेब क्या होते हैं, ढेर सारे चीज़ नेटवर्किंग में आते हैं। कितने तरह के नेटवर्किंग होते हैं, लैन वैन मैन, बहुत सारे होते हैं इसमें क्वेश्चंस। अगर हम एक एक चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ये समझ के चले कि अभी हम जितने कोर्स को अभी हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें एकदम ओवरव्यू, इसको मान के चलिए आप लोग कि हम सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं, इसमें डिटेल हम और बाद में हम देंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आप अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे MS वर्ड 2016 आप दिमाग में रखिएगा कि आप किसी भी तरह से अगर आप किसी भी MS ऑफिस के पैकेज के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनेशंस जो पिछली बार का हम बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं कि 2016 पे ही ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल जो सारी चीज़ें थी वो वहाँ पे पूछा गया था। प्रैक्टिकल मतलब कि कैसे होता है उसको एक क्वेश्चन में ढाल दिया गया, वो आपके सामने सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। तो MS ऑफिस का कोई भी आप वर्जन यूज करेंगे तो वहाँ पे आप लोग 2016 यूज करिएगा, कंफर्म आप लोग यहाँ पे दिमाग में अपना बैठा कर रखिए। आप लोग को कहीं भी इंस्टीट्यूट या फिर कहीं पे जाते हैं तो 2003, 2007 आपको मिलेगा, 2010 मिलेगा, ठीक है। तो 2007 तक तो ठीक है, लेकिन 2007 से पहले जो भी लोग अगर कोई कोचिंग वगैरह हैं जो 2003 पे प्रैक्टिकल करवाते हैं, अभी भी हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो ये गलत है। 2007, 2010, 2016 इसके ऊपर प्रैक्टिकल अगर करें, अब के जनरेशन में तो मेरे हिसाब से ऑफिशियली इसको कर दिया गया है कि 2016 के ऊपर काम करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक चीज़ कहीं कहीं और देखने को मिलेगा,
सॉफ्ट आप लोग 365 एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू भी लोग काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है, आप दोनों आप कर लेंगे, किसी में से कोई एक कर लेते हैं तो दोनों चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी वर्जन यूज करिएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि 2016 हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो एक्सेल्स यहाँ पे बात करें तो एक्सेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको होने चाहिए। एक्सेल में कम से कम मान के चलिए कि इससे आपको कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अब नेक्स्ट जो बहाली आएगी उसमें क्या होगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसमें 15 से 20 या फिर हो सकता है कि कम से कम 30 तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन तो कंफर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आने वाला है, क्योंकि एक्सेल पे ही सारी चीज़ें अब परफॉर्म होता है। कोई भी टास्क होता है, कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है, तो डाटा स्टोर करने का काम सबसे बेहतर यही करता है, ठीक है। आउटलुक में थोड़ा सा अगर आप लोग कर लेंगे काम तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आउटलुक तो अभी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में काम नहीं होते होंगे, लेकिन कहीं कहीं हम देखे हैं इसका काम होता है। जैसे कि मान के चलिए कि ईमेल्स आते हैं तो ऑफलाइन में उसको रीड करना है, इंटरनेट नहीं है, तो उस समय ये आउटलुक हमें काफ़ी मदद करता है कि अगर हम उसे ऑफलाइन आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो अगर इंटरनेट ना हो और उस समय किसी फाइल को चेक करना हो, ईमेल को चेक करना हो, तो हम यहाँ पे आउटलुक को प्रेफर करते हैं। आप लोग यहाँ पे इसको सीख सकते हैं कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि एप्लीकेशन है MS ऑफिस के अंदर। एक्सेस की अगर हम बात करें तो ये कम से कम मज़ेदार है, एक डाटाबेस को स्टोर करने के लिए काफ़ी हाई एंड के लिए काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस में इसका काम किया जाता है, डाटाबेस के लिए इसको यूज करते हैं MS एक्सेस को। तो ये चीज़ें अगर आपके पास में होगी, इसका नॉलेज होगा, तो आप बेहतर काम को कर पाएंगे, है ना। और आपका जो एक इम्प्रेशन है आपके कलीग्स के में या फिर ऑफिस में, मतलब कि एक अलग ही रहेगा। मतलब जितने सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं तो काम आपका कहीं कोई नहीं है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। काम में आप लोग एक्सपर्ट रहेंगे तो हर जगह आपका मान्यता होगा। तो अब यहाँ पे पावर पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। तो पावर पॉइंट मेनली अगर आप उस डिपार्टमेंट में आते हैं जहाँ पे गांव रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता होगा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर अपने ऑफिस में, तो ये काफ़ी बेहतर है। आप पावर पॉइंट को भी आप सीख सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारी चीज़ें करना आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। जीमेल का फंक्शनलिटी आप लोग मतलब कि एकदम ध्यान में रखना है कि जीमेल का फंक्शनलिटी आना चाहिए। जैसे कि जीमेल में ये नहीं है कि हम मेल को खोलें और बस यहाँ पे बस ओपन कर लेना है और उसको चेक कर लेना है, रीड कर लेना है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंपोज अगर आप मेल को करते हैं तो मेल कंपोजिंग में बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, मतलब कि अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना, कंपोज करना, वो मतलब एक जीमेल, प्रोफेशनल जीमेल का पहचान है। अगर ईमेल आईडी, अगर ईमेल कहीं आप लोग देखते होंगे किसी कंपनी का प्रोफेशनल ईमेल, तो दिखता होगा कि एक अमेच्योर और प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस होता है, कि बिगिनर में और एक मतलब एडवांस जो वर्क करते हैं उनमें, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो जीमेल में कंपोज करना सीखिए, एडिट करना सीखिए, ठीक है। आप अटैचमेंट सीख लीजिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बेहतर है, ठीक है। फॉरवर्ड करना सीख लीजिए, ये सारी चीज़ें, उसको स्टार मार्क करना सीख लीजिए, ये सारी चीज़ें आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। कि कब आया था, इंपॉर्टेंट्स जितने भी मेल्स हैं उसको हम स्टार मार्क करके रखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपके दिमाग के बाहर है तो कमेंट करिएगा, हम अपने सिलेबस में उसे इंक्लूड करने का काम करेंगे। अबाउट इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट भी एक अहम भूमिका रखता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर आप लोग कहीं भी कुछ काम करेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो मैक्सिमम आपका काम जो है 50% इंटरनेट के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके काम करना होगा, उसमें ब्राउजिंग सफरिंग करना होगा, उसमें एप्लीकेशन कुछ होते हैं उसको ऑपरेट करना होगा, तो अलग से काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट में सिर्फ ब्राउजिंग कर लिए या फिर कुछ बस इंटरटेनमेंट का काम कर लिए, यही इंटरनेट नहीं होता है। इंटरनेट में अलग अलग वेबसाइट के ऊपर काम करना, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर काम करना। जैसे कि जीमेल भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन वो सिर्फ वेब के ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया वगैरह, जितने सारे एप्लीकेशंस आप देखते हैं वो वेब के थ्रू ऑपरेट होते हैं, और वेब के ऊपर काम करना सीखिए,
काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको उसमें सहायता मिलेगा। ठीक है, आप लोग डिटेल में कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। अब आते हैं सेकेंड राउंड, जो आपका अगर आप CBT 1 को क्रॉस करते हैं तो आप लोग टाइपिंग राउंड में आते हैं। तो टाइपिंग राउंड में काफ़ी ढेर सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ठीक है, सबसे पहले तो मोस्ट कन्फ्यूजन जो बन जाता है वो हिंदी में होता है। ठीक है, देखिए पहले जो होता था कि हिंदी में कृति देव के ऊपर यहाँ पे टाइपिंग लिया जाता था। ठीक है, कृति देव के ऊपर टाइपिंग लिया जाता था, लेकिन 2019 ठीक है के बाद जितने भी अब एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो आपका मंगल टाइपिंग के ऊपर होगा। ठीक है, मंगल टाइपिंग के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो है, क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने लेआउट होते हैं, ठीक है, स्पीड कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन भी हम उसको हम नोट डाउन कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे जो हम इस बिल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का हम बात कर रहे हैं, हिंदी में आपको रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। रेमिंगटन गेल लेआउट एक मंगल का ही एक लेआउट है। मंगल में आपको 3 लेआउट मिलेंगे। ठीक है, मंगल में 3 लेआउट है। पहला है आपका रेमिंगटन गेल, माने गेल उसको मान के चलिए। ठीक है, दूसरा है इनस्क्रिप्ट, ठीक है, और तीसरा है CBI। ये तीनों एक मंगल का ही एक अपना एक कैटेगरी है, और ये तीनों एक अलग अलग तरह के फॉर्मेट हैं। ठीक है, इनस्क्रिप्ट तो बिल्कुल अलग है, और आपका CBI और रेमिंगटन गेल दोनों में सिर्फ मात्रा का अंतर है, जैसे कि लिखना है विकास। ठीक है, तो ये सिर्फ रेमिंगटन गेल में हमें क्या करते हैं, मात्रा लगाना होता है, तो हम लोग सबसे पहले वी को लगाते हैं। ठीक है, हर्षई लगाते हैं, उसके बाद व लिखते हैं। लेकिन अगर CBI में हम काम करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, व लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें मात्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रेमिंगटन गेल में ऐसा नहीं है। रेमिंगटन गेल में सबसे पहले हमको विकास लिखना है, तो हमें सिर्फ सबसे पहले हर्षई का मात्रा लगाना होगा, उसके बाद वी लिखेंगे, फिर विकास लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है रेमिंगटन गेल और CBI। इनस्क्रिप्ट काफ़ी डिफरेंट है, इसको अलग तरीके से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप लोग डिमांड करेंगे तो कमेंट करिएगा, हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो क्राइटेरिया है मिनिमम आपका 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा कि 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आप लोग करिए कि 25 करिए, मैक्सिमम आप जितना कर पाएंगे वो आपके लिए बेहतर है। ये मिनिमम आपके लिए है कि सबसे कम आप यहाँ तक अगर आप स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अगले राउंड में यहाँ पे आ पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग की हम बात करें तो इसमें मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट आपके पास में होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप जितना बेहतर कर पाएँ उतना बेहतर होगा, इससे ऊपर भी जाएं और बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो बनता है वो कहीं ना कहीं मतलब कि ये सारे चीज़ों को फोकस किया जाता है। थिंक ये कंप्यूटर टाइपिंग वाला जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट टॉपिक है, ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और ये सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से ये सारी चीज़ें परफॉर्म होता है। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कि इसमें ध्यान देना है कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा और कैसे कैसे होगा। आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि CBT करना पड़ेगा, जिसके लिए क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। जैसे कि 60 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशंस होगा, जिसमें आपको 50% अचीव करना होगा। जैसे कि अब 50% में कितना होगा, आपको 30 मार्क्स आपको अचीव करना होगा। ठीक है, मतलब कि 60 में से 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब जा करके आप सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। सेकेंड राउंड में आते हैं तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश का टाइपिंग करना होगा। एंड फाइनली अगर आप लोग में दोनों में से कोई स्कोर करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर क्वालिफाई यू कैन ऑब्टेन मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों में से किसी एक में पास होना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट के हिसाब से अगर मांगा जा रहा है कि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में से अगर किसी एक में कहा जाए, और अगर जहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है, तो ध्यान देना है कि या तो हिंदी में से अगर हम 25 लाएँ या तो फिर इंग्लिश में से हम 30 लाएँ, दोनों में से कोई एक में अगर हम एलिजिबल हो गए, ऑब्टेन हम कर लेते हैं मार्क्स को, मिनिमम जो मार्क्स उसको अचीव कर लेते हैं, तो हम फाइनल सिलेक्शन के लिए कंप्लीट रेडी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि नहीं मतलब कि 25 और 30 लाना कंपलसरी है। ठीक है, नहीं, ये दोनों में से कोई एक में लेके आइए, आप
मतलब 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आप अपना प्रिपरेशन दोनों के ऊपर आप करेंगे, हिंदी पे एंड इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, तो आप लोग बीच में फंस जाइएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न जब आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि दोनों चाहिए या फिर किसी एक को कंपलसरी होना है, ठीक है। अब आता है कि जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपका, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट और ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका क्या होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन और ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, आपके पास में अगर आप बिहार गवर्नमेंट में अगर आप हैं, या किसी भी गवर्नमेंट स्टेट में हैं, स्टेट लेवल की हम बात करते हैं या फिर सेंट्रल लेवल का, तो आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए उस गवर्नमेंट से। अगर बिहार में है तो बिहार गवर्नमेंट से होना चाहिए, यूपी से हैं तो यूपी का होना चाहिए, झारखंड से तो झारखंड का होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें सिलेक्शन का प्रोसीजर जो होता है कि गवर्नमेंट जो आरक्षण जो देती है वो मतलब कि स्टेट लेवल, मतलब कि स्टेट जिस स्टेट के होंगे, जैसे मान के चलिए कि बिहार के लोग हैं, ठीक है, तो बिहार के लोग को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप झारखंड के लोग अप्लाई करते हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि उनको जब आप मान के चलिए कि झारखंड के लोग इसमें फॉर्म भर दिए और पास भी होगा, यहाँ तक चले आए, तो यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि उस रिक्रूटमेंट जो कर रही है एजेंसी उसके ऊपर कि वो अदर स्टेट का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में एक आपके पास में पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, कि आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी और आधार और मोबाइल ये कंपलसरी है आपको, इसलिए क्योंकि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एक ई-केवाईसी का प्रोसेस। अगर आप लोग फाइनली अगर आप बिहार गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको जो रूल है वो आपको ई-केवाईसी करना पड़ेगा, ताकि आप एक फाइनल लिस्ट में आने के लिए मतलब तैयार हो जाएं, ठीक है। उसके लिए आपका डिटेल लिया जाएगा। तो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों एक साथ होना चाहिए, मतलब कि आपका मोबाइल नंबर और आधार आपका मैच होना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो फिर जब ई-केवाईसी का प्रोसेस होगा तो उस समय हो सकता है कि आप मतलब कि ये जानकारी नहीं है और आपका मैच नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, और लास्ट में है ज्वाइनिंग एंड प्लेसमेंट प्रेफरेंस। ये समझ लीजिए कि ये जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपका, आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो किस किस डिपार्टमेंट में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो बिहार के लगभग मोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट, बिहार ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट, बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, बिहार आर्ट कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट्स हैं, और भी ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, और मतलब कि जो भी अगर कमी रही होगी इस डिटेल में तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी हम ध्यान देने का काम करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल गया होगा और समझने को मिल गया होगा कि क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बना जाता है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम और सिलेबस पैटर्न जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे कैसे काम करता है वो मैंने बता दिया है। कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए होंगे, है ना, इंसान से ही गलती होती है, तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा और हम अपनी गलती को सुधारने का काम करेंगे, बेहतर और करने का काम करेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे ही मतलब कि कमजोरियां हैं उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से दिखाइए, ताकि उसको और हम अपग्रेड करें और बेहतर करें, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इतना सहायता किया है, साथ दिया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।